सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया सामान्य रूप से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा या अन्य जो कह सकते हैं कि स्नातक संबंधी जो परीक्षाएं हैं उन विषय में हम लोग राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे। और आज जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं वो हैं हाब्स पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो हम आज आपके सम्मुख लाए हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न माना जाता है वो ये है कि संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता किसे कहा जाता है। तो भैया ध्यान रखेंगे, हाब्स को कहा जाता है। हाब्स ने संप्रभुता पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताया गया है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे भैया, यह कथन बोधा का है। यह कथन बीए में कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न बताया गया है कि हाब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता क्या है। तो बताया गया कि यह असीमित होती है, अर्थात राजा के पास जो संप्रभुता होती है उसका अधिकार बहुत व्यापक होता है और कह सकते हैं कि यहीं आगे चल करके क्या होता है कि एक निरंकुशता का रूप धारण कर लेती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि न्याय का एकमात्र सूत्र क्या है। तो हाब्स के अनुसार संप्रभुता है, अर्थात जिसके पास सर्वोच्च शक्ति होती है वहीं आसानी से न्याय कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाब्स का जन्म कब हुआ था। तो हाब्स का जन्म हुआ था 1588 में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे हाब्स से संबंधित। जैसे कि अगर देखा जाए इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था वो ब्रिटेन के मेलसबरी में हुआ था। और ये वो समय है जब अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में आर्मेडा का युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन में भय का अगर देखा जाए तो भय की दशा व्याप्त थी। इसलिए जो हाब्स है वो स्वयं उसका महत्वपूर्ण कथन भी है कि मैं और भय जुड़वा भाई, अर्थात वहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि व्यापक दशा थी भय की। इस कारण पूरा ब्रिटेन डरा हुआ था, इसलिए ये भय को अपना मुख्य साथी बताता है। आगे चल कर के 1679 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे भैया। प्रश्न इस प्रकार है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वा को जन्म दिया, उसे तथा भय को। ध्यान रखेंगे यह कथन किसका है। तो यह कथन हाब्स का है। अभी आपको बताया गया क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने अर्थात हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए क्या लिखा है। तो भैया इसने पंपलेट लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए हाब्स ने पंपलेट लिखा था। उसके बाद होता क्या है कि जब निरंकुश राजतंत्र का पतन हो जाता है तो हाब्स बहुत भयभीत हो जाते हैं और वहाँ से वो भागने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाब्स किस राजा का शिक्षक हुआ है। तो हाब्स जो है अंततः चार्ल्स द्वितीय का एक गणित का शिक्षक बनता है और वह इसे शिक्षित करता है जब ब्रिटेन में दशा स्थिति या कह सकते हैं कि अच्छी हो जाती है। आगे देखते हैं, लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है भैया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, लेवियाथन पुस्तक का लेखक हाब्स है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जो लेवियाथन है यह राज्य से संबंधित संप्रभुता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करती है और ये इसकी प्रसिद्धि का आधार भी है। आगे बढ़ेंगे। हाब्स का मूल मंत्र क्या है। तो हाब्स ने बताया था कि पहले अपने आप को पहचानो, अर्थात स्वयं को पढ़ो, तभी कह सकते हैं कि हम एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दी सीवे पुस्तक का लेखक कौन है। तो भैया इसका भी लेखक हाब्स ही है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हाब्स के, वो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय, यश। यह कथन किसका है। तो यह कथन हाब्स का है, क्योंकि इसके समय की जो दशाएं चलती थी वहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि व्यापक दशा थी। राज्य में वर्ग संघर्ष की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो चुकी थी। जी अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि हाब्स ने कितने प्राकृतिक नियमों की विवेचना की है। तो आपको ध्यान रखना है, हाब्स ने 3 प्राकृतिक नियमों की माफ कीजिए 19 प्राकृतिक नियमों की विवेचना की है। इसमें जो सबसे प्रमुख नियम बताए गए हैं वो 3 नियम बताए गए हैं। और इसमें सामान्यतः ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो प्राकृतिक नियम थे वो बर्बर थे, वह असभ्य थे। आगे देखते हैं भैया, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाब्स है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन उसने किया था। देखिए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था वो एक प्रमुख रूप से उसके प्रतिपादक हाब्स माने जाते हैं। देखिए हाब्स भी माने जाते हैं, इसके साथ साथ हाब्स, लाक, रूसो, इन तीनों ने क्या किया है, सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक समझौते के परिपूर्ण हुई है, क्योंकि जब हाब्स थे तो उनके समय की जो स्थिति थी वो असभ्य थी, बर्बर थी। तो हाब्स ने कहा है कि इस समय का जो मनुष्य अर्थात जो तत्कालीन समय का मनुष्य है वो बर्बर है, वो असभ्य है और वो आए दिन क्या करता है कि लड़ाई झगड़े में
लिप्त रहता है और संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। आगे चल करके क्या हुआ कि शक्तिशालियों ने जो कमज़ोर वर्ग थे उन पर शासन करना प्रारंभ कर दिया और अंततः जो कमज़ोर वर्ग थे उन्होंने क्या किया, एक समझौते के माध्यम से जो शक्तिशाली व्यक्ति था उसे अपना राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रजा राजा की अवहेलना कब कर सकती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि शासक द्वारा कर्तव्य पालन ना होने पर, अर्थात जब राजा अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो जाता है या कह सकते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट आचरणों से लिप्त हो जाता है, तो उस दशा में जनता क्रांति के माध्यम से क्या करेगी, शासक को पदमुक्त कर सकती है। आगे देखेंगे, हाब्स धर्म विरोधी क्यों बन जाता है, तो इसका उत्तर यह बताया गया है कि धार्मिक संघर्ष देखकर, क्योंकि ये वह दशा है, इसमें सामान्यतः जब हाब्स की स्थिति वहाँ पर विद्यमान थी तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट व अन्य जो धर्म थे, ईसाई धर्म, उनके मध्य में बहुत ज़्यादा पाखंड बढ़ गए थे। उनके मध्य में अगर देखते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ढोंग बढ़ गया था, तो इससे परेशान होकर के उसने धर्म का विरोध किया है। आगे देखते हैं, व्यक्तिवाद की मूल धारणा क्या है, तो व्यक्तिवाद की मूल धारणा है कि राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित है और अगर देखा जाए तो जो साधन है वो राज्य की बात की गई है और जो कह सकते हैं कि साध्य है वो व्यक्ति को बताया गया है। व्यक्तिवाद अर्थात जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दे और इस प्रकार के नियम बताए जो व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधा ना पहुँचे, तो जो हाब्स है ये भी एक व्यक्तिवादी विचारक ही माना जाता है। अगला प्रश्न इसी पर दिया गया है कि व्यक्ति साधन है और राज्य व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य, माफ कीजिए, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, कथन किस बात पर लागू होता है, तो यह व्यक्तिवाद पर लागू होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो आत्म केंद्रित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हाब्स का है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, यह कथन किसका है, तो यह हाब्स का कथन है और आपको ध्यान रखना है कि जो यह कथन बताया गया है यह राज्य के परिपेक्ष में ही लागू होता है। अर्थात हाब्स के अनुसार मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में बर्बर था, जो संघर्ष से लिप्त था और उसके 3 कारण बताए गए। सबसे पहले तो एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा या प्रतिस्पर्धा, दूसरा कारण इसमें भय था और तीसरा कारण इसमें यश बताया गया है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न देखना है कि लेवियाथन घातक विचारों से परिपूर्ण है जैसे सर्प विष से, यह कथन किसका है, तो यह कथन क्लेनेदान का है। उसका यह मानना है कि जो लेवियाथन है इसमें अगर देखा जाए तो जो राजतंत्र की विवेचना की गई है यह निरंकुशता को बढ़ावा देती है। ऐसे अगर देखा जाए तो जो संप्रभुता का सिद्धांत हाब्स ने प्रतिपादित किया है, तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विवेचना यह मानी जाती है कि यह सिद्धांत राजा को इतनी शक्ति दे देता है कि उस शक्ति का प्रयोग राजा गलत तरीके से कर सकता है, कर सकते जनता को प्रताड़ित कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभुता को किसी कार्य से रोकने वाला उसका अपना विवेक है, अर्थात यदि जो शक्ति है, जो राजा है, यदि वो कोई भी कार्य करे और उसे रोकने वाला उसका खुद का विवेक है या कह सकते हैं उसका एक आत्मदर्शन है। उसके साथ साथ संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैध नहीं हो सकता है, ये बात इसमें बताई गई है। देखिए यही बात जो इसमें बताई गई है ये सबसे प्रमुख उसकी आलोचना का कारण बनती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आप समस्त शक्तियाँ दे देंगे तो वह इसका गलत प्रयोग करेगा और कह सकते हैं कि वह जनता का शोषण करना प्रारंभ कर देगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेषताएँ भी बताई गई हैं। उसका मानना है कि संप्रभुता की जो सबसे प्रमुख विशेषताएँ मानी जाती है कि संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, संप्रभुता असीमित है, संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र सूत्र है, संप्रभु न्याय का स्रोत है, अधिकार केवल संप्रभु में निहित हैं, युद्ध और शांति का निर्णायक संप्रभु ही होता है, संप्रभुता अविभाज्य व अदेय होती है, संप्रभुता का क्षेत्राधिकारी सर्वव्यापी होता है। तो ये जो समस्त बातें बताई गई हैं तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हाब्स का शासक है वो बहुत शक्तिशाली है और इस शक्ति का वह प्रयोग जनता को प्रताड़ित करने में भी कर सकता है। इसलिए अगर देखें तो बहुत से विचारकों ने इसकी बहुत व्यापक आलोचना की है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बताया गया है कि कानून के तत्व पुस्तक का लेखक कौन है, तो भैया इसके लेखक हाब्स हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। हाब्स की मानव जाति ही नष्ट हो जाती, यह कथन किसका है, तो यह कथन हाब्स माफ कीजिए लाक का है। लाक ने इनकी आलोचना की है क्योंकि वो बात उन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हो जाती हैं तो इन शक्तियों का प्रयोग वह गलत तरीके से करने लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने किसके विरुद्ध प्रजा का विद्रोह दर्शाया है, अर्थात हाब्स की बात हो रही है। तो भैया हाब्स ने राज्य का विद्रोह सरकार के प्रति दर्शाया है, क्योंकि जैसे कि अभी आपको बताया गया संप्रभुता संबंधी जो धारणा बताई गई है तो इसके अनुसार अगर हम देखें
तो सामान्य रूप से सरकार और राज्य में एक विरोध हो जाता है, क्योंकि जो हाब्स है वो प्रमुख रूप से व्यक्तिवादी है। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न बताया गया है कि वह राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैक्सी का है। मैक्सी एक बहुत बड़े समालोचक माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। संप्रभुता राज्य की वह सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एक विचारक हैं, बोंदा, उनका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताया गया है कि दी होम आइन पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक हाब्स हैं। इसके साथ साथ ग्रह युद्ध पर एक वार्ता भी इनकी पुस्तक है। डी कारपोरे पॉलिटिको भी इनकी पुस्तक है। डी होमाइन भी इनकी पुस्तक है। डी सीवे भी इनकी पुस्तक है और लेव्याथन भी इनकी पुस्तक मानी जाती है। एक और भैया प्रश्न यहाँ पर अति महत्वपूर्ण उपस्थित हो रहा है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाब्स में व्यक्तिवादी विचारधारा के कौन कौन से दर्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर देखें तो हाब्स जो था भैया वो पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी था, कि उसका ये मानना था कि व्यक्ति के पास विभिन्न अधिकार होने चाहिए जिनका प्रयोग वह अपने विकास में कर सके, और राज्य का यह विरोध करता है क्योंकि इसका ये मानना है कि जो राज्य है वो कानून बनाता है जिससे व्यक्ति अपने विकास से वंचित हो जाता है। इसके साथ साथ इसने सामान्य रूप से बताया है कि मानव संबंधी जो इसकी धारणा है वो एकांगी है। इसके साथ साथ उसने ये बताया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण होता है। व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध कर सकता है अपने समस्त कार्यों के लिए। उसके साथ साथ राज्य साधन है और व्यक्ति साध है, यह बात अभी आपको बताई गई थी। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा भी इसने प्रस्तुत की है। तो ये उसकी व्यक्तिवादी धारणा हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि जो हाब्स था वो हाब्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये बताई गई है कि इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसने निरंकुशता या आप कह सकते हैं संप्रभुता का प्रयोग इतने व्यापक तरीके से किया है कि वह निरंकुश हो जाती है। जैसे अगर देखें तो इसमें इसकी जो आलोचना का केंद्र प्रमुख बनता है, तो उसका ये मानना है कि जो अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि जो मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा है वो एकांकी है। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन उसने किया है ये भी अतार्किक है। समझौते की जो शर्तें बताई गई हैं वो भी अबोध संगत बताई गई हैं। विधि संबंधी जो इसकी धारणा बताई गई है वो भी संकीर्ण है, और जो निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन इसने किया है ये बात यहाँ पर अनुचित बताई गई है। इसके साथ अगर देखें तो ये तो इसकी आलोचना हो गई, परंतु फिर भी अगर देखते हैं तो हाब्स का जो राजनीति विज्ञान में है अति महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि इसकी जो पद्धति थी वह वैज्ञानिक थी। और इसने जो राज्य की उत्पत्ति का अगर देखें तो इससे पहले वहीं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलन में था और इसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की नींव डाली। इसके साथ साथ भैया ध्यान रखना है कि निरपेक्ष और असीम प्रभुत्व शक्ति का इसने प्रतिपादन किया और राजनीति को इसने उच्च स्थिति प्रदान की। व्यक्तिवाद एवं शक्तिशाली वक्तव्य भी इसने दिया और उपयोगितावाद का आधार इसने ही प्रस्तुत किया। तो भैया आज आप लोगों ने देखा कि ये जो हाब्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण 27 प्रश्न थे, जो आपके कह सकते हैं कि बीए हो या फिर एमए हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आपका एग्जाम है वो उनके लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ध्यान रखना है भैया कि यहाँ पर हम आपको कम से कम प्रश्न सॉल्व करवा पा रहे हैं, परंतु विस्तृत प्रश्नों की जो श्रृंखला है या कह सकते हैं जो PDF है वो हम तैयार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ही आपको मुहैया कराई जाएगी। आपको करना क्या है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जो भी फ्रेंड हैं या कह सकते हैं जो भी आपके मित्र हैं जिन्होंने इस प्रकार की भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया है तो उनको आप शेयर अवश्य करें। और ये जो वीडियो आएंगे ये बिल्कुल निःशुल्क आएंगे, इन पर कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।